सड़क हादसे क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे कई सारी वजहें हैं। सड़कों पे वाहनों की संख्या अचानक से बढ़ जाना और ख़ास तौर पर वे बड़े वाहन जो हमेशा छोटे वाहनों को अपनी चपेट में ले लेते हैं और उनके यात्रियों को मौत के घाट उतार देते हैं। ऐसे ही एक सब्जेक्ट पर स्टे लिया है एडवोकेट अभय जैन जी ने। हम पूछेंगे, जानेंगे कि वो स्टे क्या है, न्यायालय ने उन्हें किस बात पर स्थगन दिया है, क्या अब इंदौर से नए परमिट जारी नहीं हो पाएंगे या जो जारी किए गए हैं उन पर भी रोक लगा दी गई है। बहुत स्वागत है मृदुभाषी में अभय जैन जी आपका। आपने उच्च न्यायालय से एक स्टे लिया है। स्टे इस बात को लेकर जो हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उसमें समझ में ये आता है कि अब इंदौर आरटीओ यानी कि इंदौर संभाग आरटीओ नए परमिट जारी नहीं कर पाएगा। क्या वजह है, कौन से नए परमिट जारी नहीं कर पाएगा? शासन की ये नीति है कि केंद्रीय कानून धारा 68(3) सीए में हर मार्ग का सूत्रीकरण होना चाहिए और सूत्रीकरण होने के पश्चात ही उसका परमिट ग्रांट करना चाहिए। ये प्रक्रिया यहाँ पे ये हो रहा था कि 2003 में जो सूत्रीकरण हो गए उसी में परमिट दिए जा रहे थे। 2008 में सूत्रीकरण हो गए, उसमें परमिट दिए जा रहे थे। परंतु माननीय उच्च न्यायालय ने एक निर्णय लिया है कि परमिट देने से पहले सूत्रीकरण करना एक कंडीशन प्रेसिडेंट है। उस कंडीशन प्रेसिडेंट के अनुसार ये होता है कि हर बार परमिट देने से पहले मार्ग का सूत्रीकरण करना जरूरी है। अभी बिना सूत्रीकरण करे ये परमिट स्वीकृत किए जा रहे थे। और दूसरा ये कि 68(3) सीए के तहत राज्य परिवहन प्राधिकार को सूत्रीकरण के प्रावधान है और ये क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार इसको सूत्रीकृत कर रहा था। जब आपने धारा बताई 68(6), 68(3) सीए, ये 68(3) सीए ये क्या होती है? उसमें ये है कि गवर्नमेंट टू फार्मूलेट द रूट, यानी कि गवर्नमेंट रूट फार्मूलेट करेगी। उसको लेके माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर हुई थी। उस याचिका में माननीय उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि राज्य परिवहन प्राधिकार मार्ग का सूत्रीकरण कर सकता है। उसके पश्चात 2010 में एक आशीष जैन का निर्णय आया था। उसमें यह आया था कि हर परमिट ग्रांट करने से पहले का सूत्रीकरण होना एक कंडीशन प्रेसिडेंट है। उन चीज़ों का पालन नहीं होने से हमने ये याचिका लगाई थी। इस याचिका में माननीय उच्च न्यायालय ने जो 2 तारीख को प्रकरण लगाए गए थे उनके प्रोसीडिंग को स्टे किया था और उसमें पुराने परमिटों को कोई रोक नहीं लगाई है। पुराने परमिटों पे किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई है। उन्होंने नया परमिट जो 2 तारीख को सुनवाई पे थे उसकी सुनवाई पे रोक लगाई है। ये तो कानूनी भाषा हुई कि आम भाषा में अपन इसको कैसे समझे? क्या लगता है आपको? जैसे फॉर एग्जांपल अपन समझ ले इंदौर से देवास या इंदौर से खरगोन, इंदौर से खंडवा जो बसेस चल रही थी, इनके परमिट थे, तो उनको रिन्यूएट किया जा रहा था या नए परमिट दिए जा रहे थे? क्योंकि जितना हमें समझ में आता है कि एक टाइम लिमिट होती है, टाइम के अंतराल के बाद ही दूसरा परमिट दिया जा सकता है ताकि बस रवाना हो और उसमें यात्री सवार कर सके। नहीं, इसमें पुराने परमिटों पे कुछ नहीं था। ये नए परमिटों के लिए स्थगन दिया गया है। पुराने परमिट तो अपने यथावत चल रहे हैं, उनमें कोई माननीय उच्च न्यायालय ने कोई किसी प्रकार का स्थगन नहीं दिया है। और चूँकि अब ये कुछ कंपटीशन बढ़ने से वाहनों के एक्सीडेंट हो रहे थे, इसमें जनहानि ज़्यादा हो रही थी, इसलिए हमने उस चीज़ को भी हाईलाइट किया है कि इसलिए हर बार मार्ग की फ्रीक्वेंसी तय करके परमिट ग्रांट करना चाहिए। मार्ग की फ्रीक्वेंसी का भी हमने पॉइंट रेस किया है और उसमें आदेश में उसका स्पष्ट उल्लेख किया है कि फ्रीक्वेंसी तय करें और रूट का फार्मूलेट करें। फ्रीक्वेंसी यानी कि कितने यात्री इस पर अंतराल कितने अंतराल से वाहनें चलना चाहिए प्रत्येक रूट में, उस अंतराल को जो है आपने जो है उसको डिसाइड करना है। जैसे मुख्यतः कहाँ आपने देखा होगा, जब ये याचिका आप तैयार कर रहे होंगे तो आपने ये पाया होगा, जैसे अभी बताया आपने, धार, झाबुआ, खरगोन, उज्जैन, देवास, जो जहाँ आपने मार्क किया होगा, तो क्या स्टडी पाई थी आपने? क्या देखा था कि कौन से रूट पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा या कम है? कई मार्गों पे जो है समान समय चक्रों पे भी परमिट ग्रांट हो जाने से प्रतिस्पर्धा काफ़ी बढ़ गई थी और उसमें वाहनों के बीच में रेसिंग हो रही थी। उन रेसिंग की स्थिति में वाहनों के एक्सीडेंट होते हैं और एक्सीडेंट होने में जनहानि हो रही थी। तो हमने उसको फ्रीक्वेंसी तय करके परमिट ग्रांट करना चाहिए, ये करके हमने ये पिटीशन लगाई थी। वैसे इंदौर आरटीओ या इंदौर संभाग के पास रोजाना कितने ऐसे नए परमिट के लिए लोग अप्लाई करते हैं जो रूट पर चलते हैं? अभी 2 तारीख को जो अस्थायी परमिटों की सुनवाई होना थी उसमें 168 केस थे। 168 केस की सुनवाई होना थी जिसको कि माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगित किया है।
राज्य सरकार ने तो परिवहन को तकरीबन ख़त्म कर दिया है, प्राइवेट के हाथ में है सारी चीज़ें, तो ऐसे में नए परमिट जारी करना तो ज़रूरी भी नहीं है, लगता आपको ज़रूरी भी है कि नए परमिट नहीं होंगे, लोगों को आने जाने में परेशानी होगी? नहीं, नए परमिट होना चाहिए, परंतु मार्ग की स्थिति देखी जाए, जहाँ प्रतिस्पर्धा ना हो और ऐसे गला काट प्रतिस्पर्धा होगी और जिससे जनहानि होगी, तो वो पब्लिक इंटरेस्ट में तो हो नहीं सकता। पब्लिक इंटरेस्ट में यह है कि एक व्यवस्थित अंतराल से वाहनें संचालित हो, और वो व्यवस्थित अंतराल से वाहन संचालित होने से जनहानि भी नहीं होगी और जनता को सुविधा भी मिलेगी। जैसे आपने बताया 2003 और 2008 में जो निर्णय लिए गए थे वो अब तक चल रहे थे, और उसी के आधार पर नए परमिट यानी अस्थायी परमिट जारी किए जाए। हाँ, तो ये सूत्रीकरण जो है 2003 में हुआ, उसके बाद मेजर सूत्रीकरण 2003 में और 2008 में हुए। उसके बाद छूटपुट जो है सूत्रीकरण कुछ होते रहे, एक एक दो दो मार्गों के, और वो जो है क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार कर रहे थे। तो हमारा कहना है कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को मार्ग का सूत्रीकरण करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा हमने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। यानी कि इंदौर आरटीओ को सूत्रीकरण करने का कोई अधिकार नहीं, नहीं, अधिकार नहीं है। उसके बावजूद वो कर रहे थे। हाँ, उसके बावजूद वो सूत्रीकरण कर रहे थे। अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया में आप क्या देखते हैं, कहीं ना कहीं साठगांठ होती है, उसके चलते इस तरह से परमिट जारी कर दिए जाते हैं और जान जोखिम में आती है लोगों की? साठगांठ का तो मैं कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि अन्यायिक प्रक्रिया है, और अन्यायिक प्रक्रिया में आपत्ति भी उलवाई जाती है और आपत्तियों का निराकरण करके दिया जाता है, परंतु कई बार ऐसी चूक हो जाती है कि समान समय चक्रों की स्थिति हो जाती है। बहुत से पक्षकार अपना पक्ष रख नहीं पाते हैं, जो छोटे ऑपरेटर हैं वो अपना पक्ष रख नहीं पाते हैं कई बार, और उससे ये स्थिति निर्मित होती है। इंदौर के ट्रैफिक को देखते हुए आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर लोक सेवा वाहनों की संख्या बढ़ना चाहिए, बसेस ज़्यादा से ज़्यादा रूट्स पर चलना चाहिए, लेकिन उनका टाइम व्यवस्थित हो, ऐसा नहीं लगता? तो ऐसे में ये स्टे कितना नुकसानदायक साबित होगा लोगों के लिए और बस ऑपरेटर्स के लिए? नहीं, नुकसानदायक तो नहीं होगा, परंतु क्या है कि एक पर्टिकुलर अंतराल से वाहनें संचालित होती रहेगी, तो पब्लिक को भी ये पता रहेगा कि हमको इतनी देर में हमको इस मार्ग की वाहनें मिल जाएगी। जो भी ये इंदौर जो एक व्यावसायिक क्षेत्र है, और व्यावसायिक क्षेत्र में पब्लिक बहुत आती है, और उनको हर स्टेशन से पब्लिक आती है, और हर स्टेशन के लिए यहाँ पर जब पब्लिक आती है तो वो ये व्यवस्था देखती है कि हमको वापसी जाने की भी, हमको कब कितनी बजे कैसी सुविधा मिलेगी और कैसी सुविधा मिलेगी, तो वो उनको ये अंतराल रहेगा कि इस अंतराल से हमको वाहन मिल जाएगी, तो वो जनहित में होगी। अभी तो आपको स्थगन मिला है, अभी ये केस हो सकता है आगे चले, इस पे स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। फिलहाल उस कार्रवाई पे रोक लगा दी है उच्च न्यायालय ने जो इंदौर आरटीओ करने वाले थे, यानी कि जो परमिट जारी करने वाले थे, अस्थायी रूप से जो परमिट जारी करता है हमेशा से आरटीओ, वो जारी करने वाले थे। इसके बाद आगे की लड़ाई आपकी क्या रहेगी? अभी सरकार से माननीय उच्च न्यायालय ने जवाब मांगा है, 4 सप्ताह का नोटिस का समय दिया है, और 4 सप्ताह में नोटिस रिटर्न होगा, इसमें सरकार जवाब देगी। उस जवाब के बाद में ये हियरिंग फाइनल होगी। बहुत शुक्रिया, हमसे बात कर रहे थे एडवोकेट अभय जैन, जिन्होंने बताया कि इंदौर से जो परमिट जारी होते हैं, अस्थायी रूप से जो जारी होते हैं, वो एक ही समय पर जारी कर दिए जाते हैं, जिससे ट्रैफिक कंजक्शन बढ़ता है। बस ऑपरेटर्स या बस चालक रेस लगाते हैं और दुर्घटनाएं बढ़ती हैं, लोगों की जान जोखिम में आ जाती है। इसको लेकर उन्होंने जो याचिका लगाई थी उस पर उच्च न्यायालय ने स्थगन दे दिया है और शासन को 4 हफ्ते में जवाब देने के निर्देश दिए हैं। आने वाले समय में ये प्रक्रिया कितनी लंबी चलती है, फिलहाल इंदौर आरटीओ किसी भी तरह से किसी भी वाहन को नया परमिट जारी नहीं कर पाएगा। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।